टॉपिक है हमारा वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, उसी को प्रोसीड करेंगे। एक दो लेक्चर और इसी पे होंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट हम डिफरेंट इवेंट्स की जो है वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आलमोस्ट इसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ लिंक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं या उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से हम पॉइसन का देखेंगे। अभी हम देखने लगे हैं कि मीन डेविएशन क्या होता है। डेविएशन जो वर्ड होता है ना वो माइनस से होता है। डेविएट करना मीन्स डिफरेंस। डेविएशन जब भी हम x की डिफरेंस लेंगे म्यू से, म्यू क्या है मीन से, जब हम x के तमाम x की वैल्यूज़ का म्यू से जब हम डिफरेंस लेते हैं फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, क्योंकि मीन से डिफरेंस हमने लिया है। अगर मीन की जगह पे मीडियन होता तो उसको मीडियन डेविएशन और इसी तरह से मॉड डेविएशन का भी नाम हम देते रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कंसर्न जस्ट मीन डेविएशन से है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू मॉड जो है ये मीन डेविएशन का फार्मूला होता है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। मीन डेविएशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म्स में हमने इसको लिखा था, उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और साथ में उसका डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। ये वाला डेंसिटी फंक्शन ये पूरे का पूरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही था। उसके बाद नेक्स्ट एज़ यूजुअल हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हमने z के इक्वल रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी चाहिए तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये सिग्मा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा z। तो डिफरेंशियल इसका कैलकुलेट करेंगे dx इज़ इक्वल टू सिग्मा dz। अब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हमने ये लिमिट्स को भी चेक करना होता है। ये पहले भी हमने चेक कर लिया हुआ है कि ये सेम रहती हैं। अब जहाँ पे x माइनस म्यू मॉड है तो ये देखें x माइनस म्यू मॉड इस वाली इक्वेशन से x माइनस म्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा z है। आपने दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर दिया तो x माइनस म्यू मॉड इज़ इक्वल टू सिग्मा z मॉड। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमने सिग्मा z मॉड रिप्लेस कर दी और ई रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 और इसकी जगह पे ये वाला z स्क्वायर हमने रिप्लेस कर दिया और dx की जगह पे म्यू तो कांस्टेंट था तो सिग्मा dz आया था। सिग्मा आपके पास बाहर चला गया, यहाँ पे भी सिग्मा आ गया, ओवर में भी सिग्मा कैंसिल आउट होके आपके पास 1/2 पाई स्क्वायर रूट रह गया। नेक्स्ट सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है तो इसको हमने इंटीग्रल साइन से बाहर लिया है। तो यहाँ पे सिग्मा मॉड आ गया, इंटीग्रेशन एज इट इज़ z मॉड ये वाला ई रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर dz आ गया। अब देखें ये इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। हमने पढ़ा है कि इसको दरम्यान में किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये एब्सोल्यूट फंक्शन को देखना है कि ये किन वैल्यूज़ पे पॉजिटिव होता है, किन वैल्यूज़ पे नेगेटिव होता है। तो अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो हमने एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन यही की है कि x मॉड जो है ये हमारे पास x के इक्वल होता है जब x पॉजिटिव होता है और माइनस x होता है जब x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे z जो है z इन टर्म्स ऑफ z हम बात कर रहे हैं तो ये वाली वेरिएशन जो है वो नेगेटिव में है तो इसलिए यहाँ पे माइनस z आ जाएगा। ये 0 टू इन्फिनिटी ये पॉजिटिव है तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पॉजिटिव z आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको क्या करना है कि इंटीग्रेट कर लेना है। अब देखिए ई रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर आपके पास ये फंक्शन है, इसका फर्दर डेरिवेटिव हमें चाहिए। माइनस 1/2 z स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बनता है ये माइनस 1/2 2z बनता है। इट मीन्स ये z आ जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इंटीग्रेशन में आपको पता है अगर कोई फंक्शन हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमारे पास सिंपली उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। इसका फर्दर डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है। अगर फर्दर डेरिवेटिव मौजूद ना होता तो हम ओवर में लिखते, यहाँ पे वेरिएबल है तो हमारे पास ऑलरेडी फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है।
ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो रिप्लेस करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी इसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपल ये वाला हमारे पास जिसका डेरिवेटिव मौजूद है वो आ जाएगा। उसका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करना था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही होता है, इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो जब आप इन्फिनिटी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको 1 में लिखेंगे। अगर आप 1 ई रेज टू द पावर 1/2 जी स्क्वेयर को आपने इन्फिनिटी, क्योंकि ये माइनस साइन है ना इसलिए हम ओवर में ले गए हैं। जी स्क्वेयर को अगर आप इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। इसी तरह से बाकी भी आपने देख लेना है। जब आप 0 रिप्लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एट द एंड आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में मीन डेविएशन का ये फार्मूला आ जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है बाकियों की निस्बत। तो एज़ यूजुअल जो हमारा प्रीवियस फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, वही हमने अप्लाई करना है। ई रेज टू द पावर टी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और फर्दर उसके साथ उसका जो है वो डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो डेंसिटी फंक्शन आपको पता है ये वाला होता है, ये हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद सब्सटीट्यूशन की, इसको जी के इक्वल रिप्लेस कर दिया, डिफरेंशियल कैलकुलेट किया। लिमिट्स आपको पता है सब्सटीट्यूशन में सेम रहती हैं, पहले हम 2 बार देख चुके हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस कर देना है। ई रेज टू द पावर टी एक्स है तो एक्स की जगह पे आपने यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करनी है। एक्स माइनस म्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा जी आ जाना था और यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जी। तो इस x की जगह पे आपने म्यू प्लस सिग्मा जी रिप्लेस कर दिया। ई रेज टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी, और ये वाला जो साथ सिग्मा था ना, ये बाहर भी सिग्मा मौजूद है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फर्दर देखें ये इन टर्म्स ऑफ z है, तो जिन टर्म्स में z इन्वॉल्व नहीं है उनको हम सेपरेट करके बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखें ई रेज टू द पावर टी म्यू जो है म्यू टी या टी म्यू हम बाहर ले आए हैं और ई रेज टू द पावर टी सिग्मा जी अंदर रहेगा। तो इट मीन्स इसको हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, -1/2 जी स्क्वायर प्लस सिग्मा टी जी इंटू डी जी, और ये बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप -1/2 कॉमन लें तो ये कुछ इस फॉर्म में बनता है। और इसमें अगर आप सिग्मा टी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें मीन्स आप स्क्वायर कंप्लीट करें, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट अगर आप करें तो आपको पता है सिग्मा टी स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पे ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, z माइनस सिग्मा टी स्क्वायर, और z प्लस सिग्मा टी स्क्वायर और माइनस जो है ये जो हमारे पास ये टर्म है ये माइनस में, इट मीन z माइनस सिग्मा टी स्क्वायर, और एक ये वाला जो माइनस सिग्मा टी स्क्वायर एज इट इज़ है वो हमने साथ लिख दिया। अब ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें सिग्मा टी स्क्वायर वाले के साथ जो टर्म थी वो आपको पता है उसमें जी इन्वॉल्व नहीं है, उसको भी हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि z माइनस सिग्मा टी को, ये वाली जो टर्म है z माइनस सिग्मा टी, ये वाली जो टर्म है इसको हमने किसके इक्वल रिप्लेस कर दिया, y के इक्वल रिप्लेस कर दिया। ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप ना करें क्योंकि इससे ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो z माइनस सिग्मा टी है ये नहीं, आपने यहाँ से नहीं करना ये। तो z माइनस सिग्मा टी को हमने y के इक्वल रिप्लेस कर दिया या फिर u के इक्वल, जो भी आप वेरिएबल न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। z माइनस सिग्मा टी को हमने नए वेरिएबल के ऊपर इक्वल रिप्लेस कर दिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता है z को जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी आएगा, अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा मीन्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सेम रहेंगी। अब इसको हमने रिप्लेस करना है अपनी इस इक्वेशन में जो कि है 1/2 पाई ई रेज टू द पावर, इसको हमने कंबाइन कर लिया म्यू टी माइनस 1/2 सिग्मा
स्क्वायर टी स्क्वायर। इंटेग्रल जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, -1/2 इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी। अगर तो आपने इसको u नाम दिया तो u रख लेंगे, अगर y नाम दिया या कुछ भी नाम दिया तो वो साथ में लिख दिया, और साथ में du, क्योंकि ये dz जो है ये बेसिकली du के ही इक्वल आया। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें एज़ यूजुअल ये माइनस साइन के अलावा जो साथ में है, क्योंकि हम नेक्स्ट गैमा फंक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हमने न्यू वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर दिया और इसके अकॉर्डिंग आपने डी कैलकुलेट किया और इसको इसमें रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर जो है वो -1/2 ऊपर आएगी। लेकिन जो गैमा फंक्शन है ना उसकी डेफिनेशन होती है 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻y y पावर n-1 हो dy, तो फिर ये गैमा ऑफ n बनता है। तो यहाँ पे जो y आ रहा है ना आपके पास, ये जो y आ रहा है, y की पावर बन रही है -1/2, लेकिन हमें तो इस फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 -1, ठीक है, वो भी तो -1/2 ही बनता है, तो इसको हमने 1/2 -1 लिख दिया। और ये किसका, इस वाले टर्म का गैमा फंक्शन बनता है, इसकी जगह पे 1/2 है तो गैमा 1/2 बन गया। गैमा 1/2 हमें पता है पाई स्क्वायर रूट के इक्वल आता है। तो इसकी जगह पे हमने पाई स्क्वायर रूट रिप्लेस कर दिया है, एक पाई स्क्वायर रूट ऑलरेडी मौजूद है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ये आ गया। ये आपको ज़ुबानी भी याद होना चाहिए, e⁻μt + 1/2 t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन और आपको कहा जाए कि इसका म्यू क्या है, इसका सिग्मा क्या है, या फिर इससे रिलेटेड डिफरेंट कैलकुलेशंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स नेमली म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। एक मीन है और दूसरा सिग्मा स्क्वायर है, क्योंकि इसमें ये म्यू भी इन्वॉल्व हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो रहा है। टी जो है वो आर्बिट्रेरी है हमारे पास। एक होती है आपके पास सिमेट्री, एक होती है कर्टोसिस। ये दोनों बस आपने इनके फार्मूले याद रख लेने हैं। सिमेट्री के लिए जो है आप चेक करने के लिए μ3 स्क्वायर ओवर μ2 पावर 3, यहाँ पे μ3 क्या है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। इसी तरह से ओवर μ2 है तो वो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है। इसी तरह कर्टोसिस में μ4 ओवर μ2 स्क्वायर। सिमेट्री, ये जो ऊपर वाला ये जो एन सर्कल है ना, ये अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास सिमेट्री होती है। 0 के इक्वल का क्या मतलब है, क्योंकि ये बेसिकली हमें सिक्यूनेस देता है, सिक्यूनेस देता है कि उसकी पीक वगैरह या किस साइड पे ज़्यादा है। तो अगर तो ये 0 आ जाता है तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिक होती है। ये कर्टोसिस होती है, ये हमें पीक बताती है। कर्टोसिस का मतलब है पीक होता है। ये डिटेल में हमारे टॉपिक में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट इसके फार्मूले ही देखेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका म्यू क्या हो जाए, ये जो है ना n ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का ये तरीका है। जिस तरह बायनॉमियल को लिखने का अपना तरीका था, इसी तरह से इसको भी लिखने का तरीका है ये वाला, ये स्टैंडर्ड वे है। तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें म्यू 0 हो जाए और सिग्मा स्क्वायर 1 हो जाए, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसमें अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो x इज़ इक्वल टू म्यू होता है। अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें z इन्वॉल्व होता है। जिस तरह पहले पीछे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था, यहाँ से x इज़ इक्वल टू म्यू की बजाय हमने z इज़ इक्वल टू 0 पे किया था। और यहाँ पे आपको ये बात बताई थी मैंने कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने कहा था कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जिसकी प्रॉपर्टी थी कि एरिया अंडर द कर्व 1 होगा। अब देखिए, अगर आप इसको दरमियान में से देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों साइड्स पे इक्वल वैल्यूज़ होंगी। जब ये टोटल एरिया 1 के इक्वल है, इट मीन्स ये वाला जो एरिया ये 0.5 होगा, क्योंकि मिडल में है, ये वाला एरिया भी 0.5 होगा। तो ये 0.5 से इंक्रीज़ नहीं हो सकता। इसी तरह से इस वाली साइड पे भी यही है।
इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको सही तरह समझ आ जाएगा। अभी बस इसको इतना ही जानना काफ़ी है। नेक्स्ट ये लास्ट में क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन हो फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 148 टू 172। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम इन टर्म्स ऑफ z कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ी है कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है वो आपके पास z के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें x आपके पास x की वेरिएशन ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक है। म्यू अगर हमारे पास ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में से म्यू कैलकुलेट कर लें ओवर सिग्मा, ये भी इसी में से कैलकुलेट कर लें, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ z करके इजीली ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये होता है ई रेज़ टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, और इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। यहाँ पे देखें ये क्या है, ये म्यू टी के इक्वल आएगा, तो म्यू टी इज़ इक्वल टू 166 टी है। इट मीन्स दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो म्यू किसके इक्वल आ रहा है, 166 के। और यहाँ से जो है ये 1/2 टी स्क्वायर को तो रहने देना, दोनों में सेम है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर आपके पास आ रहा है यहाँ से 200 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये टी स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, साथ में कोफिशेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 200 के इक्वल आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर जो है ये 400 के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह से सिग्मा आपके पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 20 के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन हो तो आप इजीली उसका म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 148 टू 172। पहले तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ z कन्वर्ट करेंगे। z कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि हम 148 माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी जब आप x माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगे और लेस देन इक्वल टू 172 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसकी जगह पे तो आप z रिप्लेस कर देंगे और म्यू की जगह पे आप 166 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ओवर सिग्मा की जगह पे 20। इसकी कैलकुलेशन करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और इसकी कैलकुलेशन करके आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने इन दोनों के दरमियान न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, इन दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा हमने लिख लिया। पहले हम लेफ़्ट साइड 148 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमने लिख लिया। अब ये था इन टर्म्स ऑफ x, अगर आप इसको देखें तो इन टर्म्स ऑफ x था, और इन टर्म्स ऑफ x में हमने यही कहा था, इन टर्म्स ऑफ x की अगर आप बात करें तो हमने यही कहा था कि इसका जो सेंटर होता है ना वो x इज़ इक्वल टू म्यू पे होता है। हमारे केस में जो म्यू आया है वो है 166। इट मीन्स ये क्या है, 166, ये वाला जो पॉइंट है ना ये 166 पे है। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, x बिटवीन 148 टू 172। 148 जो है वो 166 से पीछे होगा, यहाँ पे करके कहीं होगा 148, और 172 इससे कुछ आगे होगा। मींस हमने इस पोर्शन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इस वाले पोर्शन की, ठीक है। तो ये x इज़ इक्वल टू म्यू पे था, जब हम z रिप्लेस कर देंगे ना तो ये वाली जो चीज़ है ना ये ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास सेंटर एट ओरिजिन आ जाता है। जब हम x माइनस म्यू ओवर सिग्मा रिप्लेस कर देते हैं तो सेंटर एट ओरिजिन आता है आपके पास। तो कैलकुलेट करेंगे -9/10, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह से दूसरी वैल्यू पे भी आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें z जो है प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है जब z जो है वो -9/10 और 3/10 के इन बिटवीन आता है। तो आपने ये नेक्स्ट लेक्चर में आपने ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, या अगर यही वैल्यू आती है तो ये कैसे आती है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें।